गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस हिस्ट्री सेकेंड लेक्चर हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक था जो हम कल शुरू किए थे, द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारी आज़ादी का पहला स्ट्रगल। ठीक, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी तो हमने 1947 में पाई, पर आज़ादी की लड़ाई हमारी शुरू हो गई थी 1857 में। 1857 में हमारी आज़ादी शुरू हो गई थी और असल में इस आज़ादी की जो नींव थी, मतलब जो ये आज़ादी का कार्य जो लड़ाई थी, पहला जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था जो 1857 में हुआ, वो भले 1857 में हुआ था, पर इसका जो बीज था वो 1765 में ही आ गया था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था, पढ़ाया था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें मराठा, मुगल और बंगाल के राजा, ये सब लोग मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, पर वो हार गए थे। और इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में लगभग अपना रूल कर लिया था और ब्रिटिश कंपनी का शासन आ गया था, कंपनी रूल आ गया। ठीक, तो कंपनी रूल आने के बाद उन्होंने रूल करने के लिए और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में पहुँचा सकें, इसके लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगे। चूँकि वो पॉलिटिक्स में आ गए थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट रूल्स बनाए, डिफरेंट लॉज बनाए, डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, जो उनके लिए तो फायदेमंद थी, पर हमारे देश के लोगों के लिए नुकसान की बात थी, हमें उससे नुकसान हो रहा था। ठीक, तो ये सब रीजंस थे जिसके कारण भारत की जनता के अंदर एक गुस्सा भरने लगा था धीरे धीरे। तो लगभग 90 साल तक ये गुस्सा भरा और फिर बाद में जाके 1857 में गुस्सा फूटा। 1857 में गुस्सा फूटा। तो एक्चुअली में हम अब इन सब रीजंस के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, मैंने आपसे कहा था ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द कॉज फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी पहली आज़ादी की पहली लड़ाई के कॉजेस क्या क्या थे, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट वर द रीजंस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी पूछा जा सकता है, या व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछ सकता है, कॉजेस पूछ सकता है, रीजंस पूछ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हो सकता है, 1857 हो सकता है। तो क्वेश्चन कुल मिला के यही रहेगा कि हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई के लिए कारण क्या क्या थे। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 3 नंबर के लिए। तो एक्चुअली में कारण थे 6, देयर वाज 6 रीजन। अब चूंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है, इसलिए आपको बहुत बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, हम छोटे छोटे हर पॉइंट्स को 3-3, 4-4 लाइन में ही डिफाइन करें। पर डिफाइन हम आपको बाद में करके देंगे, हम आपको आंसर को पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। ठीक, तो हम जरा समझते हैं। पहला रीजन था इकोनॉमिक रीजन। ठीक, पहला रीजन था इकोनॉमिक रीजन। ठीक, आर्थिक रीजन क्या क्या था। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब 1764 में कंपनी रूल आए, चूंकि ब्रिटिश भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी और ट्रेड ही उनका मेन एम था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो तो एक बात थी। और पॉलिटिक्स में आने के बाद क्योंकि कंपनी रूल लागू हो गया था, तो अब ये नए नए पॉलिसीज बनाने लगे थे। अब ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा ट्रेड करना है, ज़्यादा सामान भेजना है, तो ज़्यादा सामान बनना चाहिए। और ज़्यादा सामान कब बन पाएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा पाएगा भारत, जब ज़्यादा मसाले उग पाएंगे या ज़्यादा कॉटन उग पाएगा। जब ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होंगी तो ही उनको फायदा होगा। तो इकोनॉमिक रीजन ये था कि कंपनी रूल ने मोर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या किया, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए, और बहुत सारी पॉलिसीज जो थी ये फार्मर के ऊपर लगा दी गई। फार्मर पे बहुत सारी पॉलिसी और साथ में हैवी टैक्सेस लगा दिया गया। जो हमारे देश का किसान था, अगर आपने लगान मूवी देखा हो तो एक यही चर्चा चलती है लगान मूवी की शुरुआत में कि उनको अनाज भरना होता था, आधा अपने जो उगाते थे उससे आधा अनाज वो राजा को देता था, वही अनाज अंग्रेजों के पास जाता था। तो वो एक प्रकार से वो अनाज नहीं देते थे, वो टैक्स देते थे। सो जो ब्रिटिश कंपनी रूल थी, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज लाई जो फार्मर के अगेंस्ट थी और साथ में हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। अब ये हैवी टैक्सेस के चक्कर में क्या हो रहा था कि वो इतना टैक्स को उनको पे करना है,
अब चाहे उनकी फसल उगी हो चाहे ना उगी हो, उनको उतना तो पे करना ही है। तो इसके चक्कर में क्या कर रहा था, जो किसान था वो नए लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर, देनदार जिसे हम कहते हैं, जो पैसा देता है ब्याज पे, है ना, जो ब्याज पे पैसा देता है उन्हीं जिसे हम कहते हैं, तो ब्याज पे पैसा देने वाले के अंडर में फंसने लगा उससे। क्योंकि अब वो ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा अनाज कब दे पाएगा, अनाज मिल तो पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो उसका अनाज नहीं उग पा रहा है तो वो क्या करेगा, पैसा देने के चक्कर में पैसा उधार लेगा। अब पैसा उधार लेगा भारी ब्याज पे, पैसा तो दे देगा पर वो पैसा चुकाने में उसको वक्त लग जाता है और फिर वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करने लगता है। सो कुल मिला के जो इकोनॉमिक रीजन था वो यही था कि जो फार्मर पे लागू होने वाली पॉलिसीज और टैक्सेस थे वो फार्मर को बहुत ज्यादा दबाने लगे, और इसके चक्कर में फार्मर्स के अंदर में एक गुस्सा आने लगा, उनके मन में ब्रिटिश और कंपनी रूल के अगेंस्ट एक गुस्सा बढ़ने लगा। धीरे 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 करके गुस्सा बढ़ने लगा, और जैसे जैसे कंपनी रूल बढ़ता गया उनका वही दबाव और बढ़ता गया और उनके मन का गुस्सा और बढ़ता गया। तो यही हमारे लिए एक इकोनॉमिक रीजन था। हमारे लिए इकोनॉमिक रीजन क्या था कि पॉलिसीज जो ब्रिटिश कंपनी रूल इम्पोज कर रही थी और हैवी टैक्सेस जो कंपनी रूल फार्मर्स पे लगा है। ठीक, दूसरा रीजन है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन क्या है हम देखते हैं। राजनीतिक रीजन, अब चूंकि कंपनी रूल लागू हो गया था, हमने आपसे कहा था कि 1707 में औरंगजेब के खत्म होने के बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। औरंगजेब के खत्म होने के बाद देश टूट चुका था छोटे छोटे राज्यों में, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसका फायदा उठा के छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर ला रहे थे। अब छोटे छोटे राज्य जो खुद अपने रक्षा करने में असमर्थ थे या जिनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, या जब वो राजा जो ब्रिटिश की ज्यादा ऑफरिंग से खुश हो गए थे वो तो आ गए, पर कुछ ऐसे बड़े राजा भी थे जो इतनी आसानी से ब्रिटिश के अगेंस्ट अंडर में नहीं आ रहे थे। मतलब ब्रिटिश उन पे अपना पैर नहीं पसार पा रहा था उन जगहों पे, तो ऐसी जगहों पे कब्जा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स इस्तेमाल की। पॉलिटिक्स इस्तेमाल की वो थी, हमें कहना चाहिए इस प्रकार से एक पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किस चीज की थी? सीजिंग ऑफ लैंड। सीजिंग मतलब होता है हथियाना, और लैंड मतलब जमीन, तो जमीन को हथियाना की पॉलिसी थी, जमीन को हथियाने की पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ब्रिटिश क्या कर रहा था, अब जो राजा, ब्रिटिश ने क्या किया, एक पॉलिसी लेके आया। ब्रिटिश ने क्या किया, एक पॉलिसी लेके आई, और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये कहा कि जिन भी राजा का उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं होगा वो अब वो राज नहीं कर पाएंगे, और उनके खत्म होने के बाद वो पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या कह रही थी कि जिस भी राजा का खुद का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसकी सारी जमीन, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर में आ जाएगी, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर में जाएगी, तो वो जिस भी एरिया का राजा होगा वो एरिया जिसके अंदर हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की खुद की कोई संतान नहीं थी, तो जब राजा गंगाधर राव की डेथ होती है, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड जब राजा गंगाधर राव की डेथ होती है, और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत उनकी जमीन हड़प ली। जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, गोद लिया हुआ पुत्र था, फिर भी ब्रिटिश ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि आपका खुद का पुत्र नहीं है, आपका उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये जमीन ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले ली थी। तो ये पॉलिसीज किसके अंडर में थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंदर में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें लैंडों को हड़पा जाता है, सीज किया जाता है। कौन सी जमीन को? उन राजाओं की जमीन हड़प ली जाती है जिनका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। और इस पॉलिसी की मदद से ब्रिटिश ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, संबलपुर, झांसी,
नागपुर एक्सेट्रा जगह को अपने कब्जे में। ठीक, क्या समझा हमने? डॉक्ट्राइन ऑफ लैंड पॉलिसी का मतलब था सीजिंग ऑफ लैंड। तो इस पॉलिसी के तहत उन्होंने पंजाब, सिक्किम, सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि इन सब एरिया के राजाओं के पास उनका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उनका खुद का कोई बेटा नहीं था जो राज्य कर सके, इसलिए सारी की सारी जमीन ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले ली। और इस कारण से भारत में मौजूद लगभग सभी राजाओं के मन में एक गुस्सा भरने लगा और राजाओं के मन में एक गुस्सा भरने लगा। अब चूंकि ब्रिटिश जगह हड़प रही थी तो लोगों के मन में भी गुस्सा हड़पने लगा था और यही एक रीजन था जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल रीजन, जिसने राजाओं के मन में गुस्सा भर दिया था। तो ये पॉलिटिकल रीजन था। तो इकोनॉमिक रीजन में ज्यादातर किसके मन में गुस्सा भरा था? इकोनॉमिक रीजन में हमारे देश के फार्मर्स के मन में गुस्सा भरा था, या जो काम करने वाले लोग, मजदूर लोग होते उनके मन में गुस्सा भरा था। और पॉलिटिकल रीजन में किसके मन में गुस्सा आ गया था? अपराइजिंग हो गई थी, अगेंस्ट में आ गए थे, राजा अगेंस्ट में आ गए थे। तीसरा था सोशल एंड रिलीजियस रीजन। सोशल एंड रिलीजियस रीजन, अब जरा इस बात में ध्यान रखिएगा। सोशल रिलीजियस रीजन क्या है कि कंपनी अपने रवैये से फार्मर्स और राजाओं के मन में तो गुस्सा भर दिया था, लेकिन उनका रवैया इतना बुरा था कि हमारे देश की जनता भी अब भड़कने लगी। उसका रीजन ये था कि ब्रिटिश धीरे धीरे करके क्या कर रही थी, हमारे देश में एक प्रकार से रिलीजियस मूवमेंट्स में हाथ डालने लगी थी, रिलीजियस मूवमेंट में हाथ डालने लगी थी। और वो क्या कर रही थी, वो चाह रहे थे, कंपनी ये चाह रही थी कि इंडिया शुड बिकेम अ क्रिश्चियन कंट्री, इंडिया शुड बिकेम अ क्रिश्चियन कंट्री। दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। वो भारत देश में हिंदुइज्म या और भी जो धर्म हमारे देश में चलते हैं उनको खत्म करके क्रिश्चियन धर्म शुरू करना चाहती थी, क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहती थी। तो जो लोग अपने मन से धर्म परिवर्तन कर रहे थे वो तो ठीक थे, जो लोग नहीं कर रहे थे उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा था, जोर जबरदस्ती के साथ उनको पनिशमेंट दे के या उनको ऑफरिंग्स दे के, ये सब तरीके करा के उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और ये एक रीजन था, ये भी एक रीजन था जिसने आम जनता के अंदर गुस्सा भर दिया था, क्योंकि उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ होने लगा था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था जबरदस्ती, बिकॉज दे वांट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। ठीक, एक रीजन सोशल के अंदर में एक रीजन आ जाता है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक, दूसरा रीजन क्या था कि एक तो ये फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे, दूसरा रीजन क्या था कि वो हमारे देश में जो बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते थे, जो भी सोशल इवेंट्स होते थे उनको बंद करवा रहा था, सोशल इवेंट्स होते थे उनको बंद करवा रहा था। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि हमारे देश में गंगा की पूजा होती थी, मान लो गंगा की पूजा हो रही है, या कहीं पे भी किसी एक खास देवी के यहाँ या किसी एक खास जगह पे पब्लिक इकट्ठा होके अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर रही है, या वहाँ इकट्ठा होके अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को रोक लगाते थे। वो नहीं चाहते कि पब्लिक इकट्ठी हो या कुछ हो। तो वो एक प्रकार से हमारे देश में जो सोशल इवेंट्स होते थे उन पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उन पे अफेक्ट कर रहे थे, उन पे रोक डाल रहे थे। तो ये भी एक रीजन था कि वो पब्लिक के मन में गुस्सा भर रहा था। ठीक, पहला रीजन था इकोनॉमिक, जिसके कारण से हैवी टैक्सेस और पॉलिसीज जो फार्मर को दबा रही थी, फार्मर का मन गुस्सा आ गया। दूसरा था पॉलिटिकल रीजन, जिसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो राजाओं के अगेंस्ट में थी, जैसे एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे राज्य जिनके खुद का उत्तराधिकारी नहीं है उनके राज्य हड़प लिए गए। एग्जाम्पल्स में ये थे। और तीसरा था सोशल एंड द रिलीजियस रीजन, जिसमें था कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी या फिर सोशल इवेंट्स को अफेक्ट करना, कि पब्लिक को गुस्सा दे रहा था। चौथा रीजन था डिसकॉन्टेंट अमंग द सोल्जर्स। तो हमारे देश के 3 तबकों को तो गुस्सा आ गया था, चौथा तबका था सोल्जर्स का। इनको गुस्सा कब आया? इनको गुस्सा धीरे धीरे आने लगा। अब होता क्या था कि ब्रिटिश कंपनी जब आई तो कोई भी राजा या कोई भी यदि राज्य चल रहा, शासन चलता है, तो शासन को अच्छे से चलाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है। तो ब्रिटिश ने जब कंपनी रूल चालू था तो कंपनी रूल ने भी
अपने लिए आर्मी तैयार की, और उस आर्मी में 80% से ज्यादा इंडियंस थे, 80% से भी ज्यादा इंडियंस थे, और 20% से कम या 20% या 20% से कम ही केवल सोल्जर्स हुआ करते थे। मतलब उन्होंने एक आर्मी तैयार की जिसमें 80% से ज्यादा इंडियंस थे, पर उनके साथ भेदभाव होता था। पहला भेदभाव तो ये था कि जो 80% इंडियंस के दम पे उनकी आर्मी चल रही थी, फिर भी इन 80% आर्मियों में जो पर्सन, जो इंडियन लायक होता था, उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इसका मतलब उनका एक रीजन ये कह सकते हैं, डिनाइड प्रमोशन। मतलब इंडियंस को प्रमोशन नहीं करना, उनको प्रमोट नहीं करना। उनके हिसाब से केवल ब्रिटिश कोई अधिकारी केवल ब्रिटिश ही हो सकता है, इंडियन कोई अधिकारी नहीं हो सकता। हाई पोस्ट में केवल एक ब्रिटिशर ही होगा, इंडियन नहीं होगा। सारे इंडियंस छोटे सोल्जर्स होते थे। तो एक रीजन तो ये था कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। दूसरा रीजन था कि उनको पेमेंट कम मिलता था, लो सैलरी। मतलब यदि कोई इंडियन एक सैनिक है और उसी पोस्ट में, उसी लेवल पे कोई ब्रिटिशर सैनिक है, तो इंडियन को ब्रिटिशर से कम सैलरी दी जाती थी। तो एक रीजन ये भी था सोल्जर्स के अंदर गुस्सा भरने का कि उनको सैलरी कम दी जा रही है। तीसरा ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन सोल्जर्स पे ज्यादा शक्ति करता था, मोर स्ट्रिक्ट होता था, ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था। चौथा रीजन ये भी कह सकते हैं सैनिकों के अंदर गुस्से का, वो ये था कि आर्मी में होने के दौरान उनको उनके रिलीजियस फॉलो करने को नहीं दिए जाते थे। मतलब यदि कोई सैनिक पंडित है, टी का तिलक लगाना चाहता है या चोटी रखना चाहता है अपने धर्म के अनुसार, तो उसको इस चीज की मनाही होती थी, उसको रोक दिया जाता था। कोई दाढ़ी रखना चाहता है, कोई वो कुछ रखना चाहता है, उनको उस चीज के लिए मना कर दिया जाता था। तो कुल मिला के सैनिकों को अपने धर्म के अनुसार रहने से मना कर दिया जाता था। तो ये भी एक रीजन था जो डिसकॉन्टेंट में था। और एक रीजन और था जिसके कारण ही ये लड़ाई शुरू हो पाई थी, मेन रीजन, जिसको इमीडिएट रीजन भी कहते हैं, वो हम आपको लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो सोल्जर्स के अंदर गुस्सा कहां से भरा? पहला था कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, वो छोटे ही रहते थे। दूसरा था उनकी सैलरी कम होती थी एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तीसरा था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स आर मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द इंडियन rather than the Britishers, and the fourth reason was they were not allowed to follow the religious। उनको तिलक लगाने नहीं दिया जाता था, उनको चोटी रखने नहीं दी जाती थी, उनको दाढ़ी रखने नहीं दी जाती थी, ये सब चीज। इसके कारण सोल्जर्स के अंदर भी गुस्सा भरने लगा। एक रीजन और था कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स अपने देश के कल्चर को सुपीरियर मानते थे। ब्रिटिशर्स थिंक्स दैट ब्रिटिश कल्चर इज मोर सुपीरियर देन द इंडियन कल्चर। वो अपने कल्चर को ज्यादा बड़ा मानते थे और इंडियन कल्चर को छोटा मानते थे। They thought that the British culture was the more superior than the Indians, और वो इंग्लिश को दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज मानते थे। इंडियंस की इंडियन की कोई भी लैंग्वेज को नहीं मानते थे। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, भारत में भी वेस्टर्न कल्चर लाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने कुल मिला के, चूंकि वो ये मानते थे कि उनके देश का कल्चर सबसे बड़ा है, उनके देश की लैंग्वेज सबसे बड़ी है, तो उन्होंने इंडियन कल्चर को खत्म करने लगे धीरे धीरे और वेस्टर्न कल्चर लाने लगे। तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी वेस्टर्न कल्चर लेके आया, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए, ताकि जो बच्चे पढ़ें, जो इंडियन बच्चे भी पढ़ें, वो भी कौन सा कल्चर सीखें, वेस्टर्न कल्चर। ठीक, तो दीज वर द रीजंस, इसको कल्चर रीजन कहते हैं, कि वो हमारे देश का कल्चर खत्म कर रहे थे, रिलीजियस खत्म कर रहे थे, हमारे देश में पॉलिटिकल पावर को कम कर रहे थे, हमारे देश की इकोनॉमी गिरा रहे थे, सोल्जर्स को दबा रहे थे। पर जो ये 5 रीजन थे, ये पूरे लोगों के मन में गुस्सा भर रहे थे, पर वो गुस्सा अभी तक फूटा नहीं, क्योंकि गुस्सा फूटने के लिए एक चिंगारी चाहिए होती है, और वो चिंगारी आई थी जिसको हम कहते हैं इमीडिएट रीजन। अब वो इमीडिएट रीजन थे मंगल पांडे। एक पिक्चर थी बॉलीवुड की, मंगल पांडे पे बेस्ड थी, वो आप देखिएगा। इट इज समहाउ ट्रू, बहुत हद तक वो सही है जो आपको बताती है। अब ये हुआ क्या, ये बात है हमको कहना चाहिए 29 मार्च
1857, और यही वो तारीख थी जिसके कारण फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। क्या था कि 29 मार्च 1857 को एक घटना हुई थी जिसके कारण से पूरा देश में चिंगारी, यही घटना एक चिंगारी का रूप लेके पूरे देश को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया। तो शब्द था तब वो चिंगारी आई थी 29 मार्च को। अब हुआ क्या, ये किस्सा हम देखते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि सोल्जर्स को प्रमोशन नहीं दिया जाता था, सैलरी कम मिलती थी, स्ट्रिक्ट होते थे और उनको रिलीजियस चीजें फॉलो नहीं करने दी जाती थी। और वो जो बंदूकों में कारतूस भरते थे, गोलियां भरते थे, तो उनको जो कारतूस होते थे उसमें कवरिंग होती थी। वो कवरिंग को क्या करना होता था कि अपने दांतों से तोड़ के बाहर निकालना होता था। तो कवरिंग को तोड़ते थे, प्लास्टिक कवर हटाते थे, उसमें जो बारूद होता था वो बंदूक में डालते थे, फिर एक रॉड होती थी उसको नली में डालने के बाद उसको दबा के फिर बंदूक को लॉक करके गोली चलाई जाती थी। ये उस समय की राइफल का तरीका था चलाने का। तो मेन रीजन वही था, वो जो कवर था, जो बंदूकों की कारतूसों में जो कवर था वो चमड़े का बनता था। कहा जाता है कि वो गाय का मांस और सुअर का मांस होता था, वो उसके चमड़े से बनता था। अब ये सोल्जर्स को ये बात पता नहीं थी, बस सडनली मंगल पांडे के बाद ये बात मन में आई या पता चली उसके बाद कि वो चमड़ा जो था वो चमड़े से बना हुआ था। अब चूंकि मंगल पांडे एक पंडित थे, हिंदू थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसका अगेंस्ट कर दिया कि भैया वो नहीं, उसको मुंह से हटाएं। अब चूंकि उसको मुंह से खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर मंगल पांडे ने मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो उनके ऑफिसर थे वो इनपे गुस्सा हुआ, ठीक, और गुस्सा होने के बाद इनको पनिशमेंट देने लगे, पर वो फिर भी नहीं माने। मंगल पांडे ने उस चीज को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस कार्टिलेज को, लार्डेड कार्टिलेज जो भरी हुई गोली है, उसको मैं ही खोलूंगा अपने मुंह से। और उनको इतना पनिशमेंट दिया कि एक दिन मंगल पांडे ने गुस्से में आकर 29 मार्च 1857 को उस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। अब ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दी, तो ये बात के कारण उनको सबसे पहले तो ये वहां से निकल गए वहां से। और पूरी आर्मी को जब ये बात पता चली, सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को ये बात पता चली कि इन्होंने इसको, मंगल पांडे ने उस ऑफिसर को गोली मार दी, और रीजन क्या था कि वो लार्डेड कार्टिलेज जो था वो एक मांस से बना हुआ टुकड़ा हुआ होता था, जिसको मुंह से बोलते थे। तो एक विद्रोह मच गया था। 29 मार्च 1857 को गोली मार दी, और उसके बाद 8 अप्रैल को वो पकड़े गए। 8 अप्रैल को वो अरेस्ट किए गए और 9 अप्रैल को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। मतलब ये पूरी घटना थी वो केवल 10 दिन की थी। 29 मार्च 1857 को गुस्से के कारण मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी। 8 मार्च को वो अरेस्ट हुए और 9 मार्च को उनको फांसी चढ़ा दी गई। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में शहीद होने वाला पहला बंदा कौन था, वो था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। कह सकते हैं ही द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। मंगल पांडे वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। ठीक है, ये आपने देखा, तो आपने अपनी कहानी पढ़ी। अब आप देखेंगे कि ये सब हुआ, इकोनॉमिक रीजंस थे, पब्लिक के मन में गुस्सा आया। अब हो क्या रहा था, 9 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी गई। उन्होंने अपने शहीद हो गए, उन्होंने मिलाया कुर्बान कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब चूंकि पूरे देश में धीरे धीरे विद्रोह होने लगा था, सबके मन में गुस्सा था, चिंगारी भड़क चुकी थी, आग लगना तो था। तो 9 अप्रैल को फांसी तो चढ़ा, ठीक है। ब्रिटिशर्स को लगा कि पूरा मुद्दा खत्म हो गया है, पर मुद्दा शुरू हुआ था वहां से, क्योंकि 10 अप्रैल को उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले ही दिन, अब ये इवेंट हुआ क्या था, ये इवेंट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये इवेंट हुआ था बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे तैनात थे, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। ये इवेंट बैरकपुर में हुआ था, और सेम टू सेम यही इंसिडेंट कहाँ हुआ,
यही इंसिडेंट मतलब 10 अप्रैल को नहीं कहना चाहिए, 9 अप्रैल को फांसी दी गई और कुछ दिनों बाद यही सेम टू सेम इंसिडेंट मेरठ में हुआ। भाई मंगल पांडे ने क्यों रोका था? क्योंकि वो मासी बनी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद जब एक पूरे देश में बात फैली, सैनिकों को ये बात पता चली, तो मेरठ में भी 85 इंडियन सोल्जर्स ने उस लार्डेड कार्टिलेज को अपने मुंह से खोलने से मना कर दिया। अब चूंकि 85 सोल्जर्स और विरोध में आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सोल्जर्स को भी पनिश कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उन सोल्जर्स को भी पनिश किया, उनको जेल में डाल दिया, आर्मी से हटा के जेल में डाल दिया। कब? 9 मई 1857 को उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद उनको फिर लगा कि मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन नहीं। 10 मई को उनकी पूरी रेजिमेंट के जितने भी सैनिक थे, अभी तो 85 सोल्जर्स थे, बाकी बचे हुए सैनिक ने भी विरोध कर दिया। उनको जबरदस्ती उन सारे 85 सोल्जर्स को वहां से निकाला, और निकालने के बाद वो लोग दिल्ली तक गए मार्च करते हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और दिल्ली में जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, शाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। एम्परर मतलब होता है एम्परर मतलब होता है महाराजा, तो उन्होंने भारत का महाराजा घोषित कर दिया। ठीक, ये रीजन ये थे। हमका क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द कॉजेस फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इकोनॉमिक रीजन, पॉलिसीज और टैक्सेस जो फार्मर्स पे लगते थे उनका गुस्सा, पॉलिटिकल रीजन, जो पॉलिसीज जो राजाओं के अगेंस्ट थी उनका गुस्सा, डॉक्टर क्लास एग्जांपल, सोशल रिलीजियस रीजन, रिलीजियस मूवमेंट क्रिश्चियनिटी में बदलना या फिर रिलीजियस मूवमेंट को रोकना, रिस्पोंडेंट अमंग द सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए क्या था, प्रमोशन रोकना, सैलरी कम देना, स्ट्रिक्ट रवैया होना और उनको रिलीज फॉलो करने से रोकना, कल्चर रीजन, हमारे देश का कल्चर खत्म करके अपना कल्चर लाना, और इमीडिएट रीजन था मंगल पांडे की वो कहानी, बैरकपुर में 29 मार्च को अपने ऑफिसर को गोली मारना, 8 अप्रैल को अरेस्ट होना और 9 अप्रैल को फांसी लगना। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। उसके बाद यही घटना मेरठ में हुई, 85 सोल्जर्स ने विरोध किया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो अगले ही दिन बाकी सोल्जर्स ने विरोध किया और उनको जेल से निकाल के दिल्ली तक गए, और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया। और बहादुर शाह जफर कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर के आखिरी राजा थे, और इसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये तो था एक क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए आता है, हम हर पॉइंट को 3-3, 4-4 आकर डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, एंड द क्वेश्चन इज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम ये वॉर हार गए थे, हम ये विरोध हार गए थे। हमारा क्वेश्चन यही है, व्हाट was the reasons for the failure of freedom? क्या वो रीजंस क्या क्या थे जो हम डिस्कस करें। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। कल मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा, PDF भेजता हूँ मैं आज आपको, और कल हम उस पर डिस्कस करेंगे।